एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। एमएच सेट जिसका एग्जामिनेशन 15 जून को होने वाला है, उसके लिए जो 5 साल के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अपियर कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको डेफिनेटली करने चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन पेपर जो आपके पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, जो पेपर 1 के जो पेपर्स हैं दैट इज़ 2024, 23, 2020, 21, 22 में आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, देन 2020 का, और आज जो होगा वो 2019 का। कुल मिला के देखें तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी है, बट सारे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है या किस टाइप के कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं, तो सारी चीज़ें हमने ड्यूरिंग द क्लास देखी है। काफ़ी बार ये हुआ कि चलो एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अब उसके ऑप्शंस में से नेक्स्ट ईयर नया क्वेश्चन फ्रेम किया गया, तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। इवन अब जो आज के पेपर की बात करूँ 2019 के, तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन पेपर्स की मैं बात करूँ तो 2019 के क्वेश्चन पेपर्स जो ऑप्शंस थे वहाँ से 2020 का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम प्रूफ के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज 5 साल के पेपर्स आपको पूरा डिटेल में मैं सॉल्व करवा रही हूँ। आपके फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सारी चीज़ों का लाभ मिले, ठीक है। एंड यस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर से दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डैश ए teacher centered and subject centered but not learner centered, b not teacher centered but is subject centered and learner centered, c teacher centered and not subject centered and learner centered, then d neither teacher centered nor subject centered but is learner centered। तो लेवल ऑफ टीचिंग की अगर बात करूँ तो इससे आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। एवरी ईयर एक क्वेश्चन वो लोग पूछते ही है, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो 3 लेवल्स होते हैं, राइट। एक होता है मेमोरी लेवल, देन दूसरा कौन सा है अंडरस्टैंडिंग, एंड लास्ट में जो हाईएस्ट लेवल कहा जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, राइट। ये 3 लेवल होते हैं। तो इनिशियली जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो यहाँ से शुरू होता है। फर्स्ट जो होता है वो मेमोरी लेवल होता है, बच्चा चीज़ों को मेमोराइज करने की ट्राई करता है। फिर धीरे धीरे उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इंसाइट डेवलप होती है, तो देन वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है। एंड फाइनली जब एडल्ट लर्नर हो जाते हैं, मतलब एंड्रागोजी की बात करें कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रिफ्लेक्टिव लेवल में वो पहुँच जाते हैं। दैट मीन्स कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मतलब खुद से वो, मतलब आप अगर मैं आपकी ही बात करूँ तो यू आर इन रिफ्लेक्टिव लेवल। आपको हर बार कोई बोलेगा नहीं कि चलो आपको एमएच सेट की तैयारी करनी है, लग जाओ तैयारी पे, नहीं। आपको पता है कि सारे काम निपटा के मुझे ये चीज़ें करनी है। तो आप जो मोटिवेशन होता है वो किस टाइप का होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, अंदरूनी मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की है, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात की है, ओके। नाउ वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, की मेमोरी लेवल जो होता है ना वो किस टाइप का होता है, वो टीचर सेंटर्ड होता है, ओके। मतलब कि जब स्कूल के प्ले ग्रुप के बच्चे देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे देखो, तो वहाँ पे जो टीचर कराएंगे ना वही बच्चे सीखेंगे, मतलब टोटली वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो जो लेवल होता है मेमोरी लेवल किस में जाएगा, टीचर सेंटर्ड। अंडरस्टैंडिंग लेवल किस में जाएगा, तो वो होगा सब्जेक्ट सेंटर्ड, ओके। एंड फाइनली जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है ना वो किस टाइप का होता है, वो लर्नर सेंटर्ड होता है, ओके। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज डैश। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, नीदर टीचर सेंटर नॉर सब्जेक्ट सेंटर बट इज लर्नर सेंटर। तो फाइनली जो है आंसर जो हमारा डी बनेगा कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है ना वो ऑलवेज लर्नर सेंटर्ड होता है, राइट। तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एडल्ट लर्नर इज डैश, पीयर मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, फैमिली मोटिवेटेड कि सोसाइटी मोटिवेटेड। तो यही बातें हमने अगले क्वेश्चन में डिस्कस की कि एडल्ट लर्नर्स जो होते हैं
मतलब कि आप वो बोले एडल्ट लर्नर हो, राइट। तो एडल्ट लर्नर किस में आते हैं कि मोर देन समझो ना, 16 ईयर्स की उसके ऊपर के सारे बच्चे होते हैं, जो कॉलेज वाले बच्चे वो एडल्ट लर्नर में जाते हैं, राइट। तो पीयर मोटिवेटेड, उसका कोई फ्रेंड उसको मोटिवेट करेगा तो ही करेंगे। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स अगर मम्मी पापा भैया वो सारे मोटिवेट करे तो ही बच्चा वो करेगा, कि सोसाइटी उनको मोटिवेट करने के लिए चाहिए। तो ऑफकोर्स आप बोलो कि मैम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, हमें पता है कि हमें क्या चीज़ करनी है और इससे हमें लाइफ में क्या फ़ायदा होगा, तो हम अपने आप चाहे कितने भी काम क्यों ना हो, हम खुद ही वो सारी चीज़ें मैनेज करके, बट ये चीज़ करनी है मतलब करनी है तो हम खुद कर लेते हैं, राइट। तो क्या होता है आंसर, सेल्फ मोटिवेटेड। एडल्ट लर्नर ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, राइट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज दैट इज मूक्स आर डैश। सारे ऑप्शन है बट सारे ऑप्शन हम कंपेयर करके देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए में फ्लेक्सिबल, तो बी में भी फ्लेक्सिबल, सी में फ्लेक्सिबल है, डी में भी फ्लेक्सिबल है। मतलब कि ओपन लर्निंग है, ऑनलाइन कोर्सेज है, तो ये सारे फ्लेक्सिबल तो है, तो चारों में सेम ऑप्शन है। चलिए सेकंड देखते हैं, फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म। ओके, यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म, यहाँ भी सारों में ओपन फॉर्म है, मतलब यहाँ तक सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सेम है। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ डायरेक्टेड, ओके, यहाँ पे है टीचर डायरेक्टेड, यहाँ पे क्या है थर्ड में सेल्फ डायरेक्टेड एंड फोर्थ में है अगेन टीचर डायरेक्टेड। अब मूक्स की जो लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग होती है वो टीचर डायरेक्टेड नहीं होती, राइट। तो अब यहाँ से हमारी ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ओके। आगे देखते हैं ऑनलाइन लर्निंग डिजाइन ऑफ मास पार्टिसिपेशन, और हमारा दूसरा ऑप्शन बचा है दैट इज ऑफलाइन लर्निंग। तो ऑफलाइन थोड़ी है, वो तो मूक्स के तो सारे जो प्रोग्राम है वो किस टाइप के ऑनलाइन है, राइट। तो ये भी गया, दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स स्मार्ट बोर्ड्स, ग्रीन बोर्ड्स, चार्ट्स की मैप्स। अब मॉडर्न टीचिंग की बात की है तो मॉडर्न टीचिंग में क्या आएगा, तो ऑफकोर्स स्मार्ट बोर्ड्स आएंगे। अभी जो पढ़ाई होती है किस पे होती है, स्मार्ट बोर्ड्स पे ही होती है, राइट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ ये जो क्वेश्चन था आपका 27 दिसंबर 2020 का, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है 2019 का है, राइट। ये है क्वेश्चन 2020 का, ओके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स दैट्स, राइट। अब जिस बच्चे ने जो 2020 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे ने ये पेपर सॉल्व किया होगा ना, तो उसके दिमाग में तुरंत ही बत्ती जल जाएगी, राइट। मतलब जो टॉपिक्स है, तो जो क्या बोले वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इर्द गिर्द ही घूमते हैं, राइट। यहाँ पे आपको क्या 19 में मॉडर्न टीचिंग पूछी, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल टीचिंग पूछी। गेटिंग माई पॉइंट। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द इंटरनल असेसमेंट। फर्स्ट है ए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग एंड एवेल्यूशन, तो ऑफकोर्स वो तो इंटरनल असेसमेंट में होगा। देन बी है टेस्टिंग ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज, तो ऑफकोर्स वो भी इंटरनल असेसमेंट में हम स्किल्स और एबिलिटीज बच्चों की कितनी है वो तो हम मेजर करते ही है, तो वो भी रहेगा। देन पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस, तो ऑलवेज जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, क्योंकि पीरियोडिक भी होता है, कंटिन्यूस बेस पे भी होता है, राइट। अब जो लास्ट ऑप्शन डी है दैट इज यूज ऑफ ओनली अचीवमेंट टेस्ट, राइट। अब अचीवमेंट टेस्ट से हम क्या इंटरनल असेसमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या उन्होंने ऐड कर दिया ओनली, तो सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट से ही आप इंटरनल असेसमेंट करते हो तो नहीं, ये जो ऑप्शन है ये बात गलत होगी। और हमें पूछा क्या है कि कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ वन मोर थिंग, कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन में एक्सट्रीम जब दिया हो ना, ऑलवेज दिस ऑलवेज दैट, या तो फिर ओनली दिस मतलब कि या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो या तो एक्सट्रीम नेगेटिव हो, तो देर आर चांसेस कि वो आपके आंसर के पार्ट बन सकते हैं। बट एक बार सारे ऑप्शन एक बार क्या कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बट ऑलवेज देखिएगा कि कभी भी एक्सट्रीम पॉजिटिव हो तो उसको भी एक बार लुकआउट कर लीजिएगा, एक्सट्रीम नेगेटिव हो तो देर आर ऑल्सो चांसेस कि वो भी आंसर का पार्ट बन सके अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डायलॉग मेथड ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ वॉज गिवन बाय डैश, प्लेटो, सोक्रेटिस, फ्रॉबेल की हर्बर्ट। तो डायलॉजिक मेथड की बात की है, किसने दी है, ऑफ कोर्स सोक्रेटिस ने दी है। नाउ यही क्वेश्चन आप देखिए
ये क्वेश्चन कब है आपका, ये है 2019 का पेपर, ओके। अब ये है आपका 2020 का पेपर, ओके। अब यहाँ पे देखिए, सोक्रेटिस हैज गिवन डैश मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन में जो मेथड दी यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन में डाल दिया और यही उनका आंसर बन गया, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर एक बार देखा होगा और फिर 2020 में एग्जाम देने गया होगा तो उसके लिए तो कितना इजी हो गया, राइट। तो इसीलिए कि देखिए कि कभी कभार क्या होता है कि ये लोग जो क्या करते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब यहाँ पे आंसर जो बना था सोक्रेटिस, तो सोक्रेटिस जो है, तो सोक्रेटिस हैज गिवन डैश मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायलॉजिक मेथड, राइट। तो इस तरह से वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो हमें पता चल गया कि चलो ये सारी चीज़ें होती है, तो सारे क्वेश्चन पेपर्स एक बार थॉरली सॉल्व कर लीजिएगा और उसके जो ऑप्शंस होते हैं उससे भी क्वेश्चन डिराइव करने की ट्राई कीजिएगा। तो मे भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपके लिए वो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ वन वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल and the other variable is measured on interval scale, the appropriate research method will be dash, experimental method, case study method, then cross sectional method कि correlational method। तो जो एक होता है वो नॉमिनल में रहेगा, एक वेरिएबल नॉमिनल स्केल में, ओके। नॉमिनल स्केल में क्या रहेगा कि नॉमिनल स्केल में आप समझ लीजिए जेंडर है, राइट, सेक्स है, ओके। देन किस टाइप की आप वो एथेनिसिटी है, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, तो वो सारी चीजें नॉमिनल स्केल में आती है, जो कैटेगरी बेस्ड होता है, राइट, जो कैटेगरी बेस्ड होता है, ओके। देन इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल में क्या आएगा, इंटरवल स्केल में आप समझ लीजिए ना कि अचीवमेंट स्कोर ले लीजिए, देन आपका आईक्यू स्कोर ले लीजिए, देन टेम्परेचर ले लीजिए, वो सारी चीजें है ना वो किस में जाएगी, इंटरवल स्केल में जाएंगी। तो किस टाइप की रिसर्च होगी जिसमें एक वेरिएबल है ना वो नॉमिनल स्केल में मेजर किया जाएगा और दूसरा वेरिएबल जो है वो इंटरवल स्केल में मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जाम्पल रिसर्च प्रॉब्लम का आप ले लीजिए कि जैसे किस टाइप का म्यूजिक है जिससे बच्चों का क्या अचीवमेंट स्कोर अच्छा रहता है, ओके। किस टाइप के म्यूजिक से बच्चों का अचीवमेंट स्कोर, जैसे हम एक हैबिट होती है ना कि म्यूजिक सुन के ही हमें चीजें याद रहती है, तो यहाँ पे एक स्टडी की गई कि किस टाइप की म्यूजिक से, ओके, टाइप ऑफ म्यूजिक इफेक्ट on achievement scores of students, ओके। तो टाइप ऑफ म्यूजिक में हम अलग अलग टाइप की म्यूजिक ले लीजिए कि क्लासिकल म्यूजिक है, देन पॉप म्यूजिक है, वो सारे टाइप ऑफ म्यूजिक। तो वो टाइप ऑफ म्यूजिक किस में जाएगा, तो टाइप ऑफ म्यूजिक जो है वो नॉमिनल स्केल में आएगा, फाइन। और जो आपको यहाँ पे अचीवमेंट स्कोर आप देखोगे बच्चों का जो आपको मिलेगा कि चलो क्लासिकल म्यूजिक से बच्चों को किस टाइप का अचीवमेंट स्कोर में फर्क पड़ता है, या पॉप म्यूजिक से किस टाइप का बच्चों का अचीवमेंट स्कोर देखते हैं, या तो फिर एक नो म्यूजिक भी ले सकते हैं, तो भी हमें पता चले कि विदाउट म्यूजिक अगर बच्चे पढ़ते हैं तो किस टाइप का अचीवमेंट स्कोर रहता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सारे स्केल्स है वो किस में जाएंगे, नॉमिनल में जाएंगे, और जो यहाँ पे अचीवमेंट स्कोर मिलेगा वो किस में मिलेगा, अचीवमेंट स्कोर हमें मिलेगा इंटरवल स्केल में, राइट। तो ये जो मेथड होती है वो किस टाइप की रहेगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड रहेगी, राइट। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। आपको नोट में पूछा है कि कौन सी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, टेस्टेबिलिटी, देन ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, देन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो सारी चीज़ें होनी ही चाहिए कि हाइपोथेसिस आपकी उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, राइट। वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ओके, वो सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं आनी चाहिए, देन उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, राइट। बट कभी भी जो आप हाइपोथेसिस फ्रेम करो ना, नल हाइपोथेसिस, कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी सिंपल, ओके, सिंपल इन फ्रेमिंग एंड डिफरेंट वर्ड, जो भी आप वर्ड से आप फ्रेम करें वो सिंपल होने चाहिए, राइट। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9. If mean and medium of frequency distribution are 20 and 22 respectively, then the mode of distribution will be dash 21, 16, 26 की 11. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो आपको मीन एंड मीडियम दिया है. तो देखते हैं आपको पूछा क्या है. आपको पूछा है मोड और आपको मीन एंड मीडियम दिया है. मीन क्या है, जस्ट अ सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ. यस, मीन क्या है, मीन जो है वो हमारा 20 है, राइट. देन मीडियन क्या है, मीडियन जो है हमारा 22 है. और पूछा क्या है, हमें पूछा है व्हाट विल बी योर मोड. ओके, तो वो जो आपका इक्वेशन है मोड, मीन और मीडियन का, तो इक्वेशन क्या है, मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू क्या है, 2 इंटू मीन है, राइट. अब 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू 22 माइनस 2 इंटू क्या है, मीन 20 है, राइट. अब यहाँ पे कितना बनेगा 66. ओके, और यहाँ पे बनेगा 40. दैट मीन्स आपका कितना बनेगा आंसर रहेगा 26. तो जो आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है आपका सी इज द करेक्ट वन. तो यहाँ पे सिंपल है. आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो ना, कहाँ गया मेरा कर्सर का, क्यों नहीं आ रहा, ये रहा. कर्सर का पॉइंट नहीं दिख रहा, जस्ट अ सेकेंड. चलिए आ गया. ये जो फॉर्मूला आपको पता हो ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं. बस सिंपली वो वैल्यू जो आपको दी है वो इसमें पुट करनी और आपको आराम से आंसर मिल जाएगा. बट यस, जो फॉर्मूला है आपको याद होनी चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. यूजिंग समवन एल्स रिसर्च विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड डैश कॉपीराइट, प्लेजरिज्म, पब्लिकेशन की पेटेंट. तो किसी की रिसर्च वर्क आपने उसकी परमिशन के बिना, उसको एक्नॉलेज किए बिना आपने अपने रिसर्च में वो सारी चीज़ें अपने लगा ली, तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं. ओके, आंसर बी इज द करेक्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 to 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. ओके, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे मैंने दिया है. सारे क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे. और ये क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जो आपके इंग्लिश का जो आरसी है, जो कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया है, उसमें डायरेक्टली एग्जैक्टली आपको ये लाइन से ये लाइन, ये लाइन से ये लाइन ऐसे आंसर इसमें नहीं मिल रहे. हाँ, एक आध दो के मिल रहे, बट आपको पूरा का पूरा पैसेज समझना पड़ेगा. देन ओनली यू एबल टू राइट द आंसर. मतलब कि आपको आंसर जो है ऑप्शन फाइंड आउट करने में वो चीज़ें ईजी रहेंगी. ओके, तो डायरेक्टली जितना कंपेरेटिवली हमने पिछले जो आरसी की उसमें काफ़ी ऐसे थे, बहुत ही ईजी थे, बट यहाँ पे थोड़ी सी टफ है. देख लेते हैं. इन अ पैसेज it implied by the author that his first definition of century is dash somewhat idealistic, quite wrong, completely unacceptable, कि difficult to defend. okay? अब ये आपको आंसर कहाँ पे मिलेगा, तो आंसर एक्चुअली है वो क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ओके, अब आपको मिलेगा कहाँ पे, तो पूछा है दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेंचुरी, किस टाइप की है वो आपको पूछा है. तो यहाँ पे देखिए इनिशियली जहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, वहाँ से आप देखिए, अ सेंचुरी मे बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर मैन इज पैसिव एंड द रेस्ट ऑफ नेचर इज एक्टिव. ओके, तो सेंचुरी क्या है, तो जहाँ पे ह्यूमन बींग्स होंगे वो क्या होंगे, वो पैसिव होंगे. मतलब वो इतना एक्टिवली पार्ट वहाँ पे नहीं लेंगे, बट वहाँ पे कौन पार्ट ज़्यादा लेगा, तो वहाँ पे नेचर जो होगा वो एक्टिव फॉर्म में होगा. उसको उन्होंने सेंचुरी कहा है. तो आपको जो ऑप्शंस दिए थे, कौन कौन से ऑप्शंस थे, तो आपका फर्स्ट था समवॉट आइडियलिस्टिक. तो डायरेक्टली ये आइडियलिस्टिक आपको जो डेफिनेशन नहीं लगती, बट अब बी ऑप्शन आप देखोगे तो वहाँ पे क्या था कि क्वाइट रॉन्ग. तो ये डेफिनेशन रॉन्ग तो नहीं है. ओके, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया. देन ऑप्शन सी जो था वो क्या था, ऑप्शन सी जो था वो था कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. तो कहाँ से भाई, ये तो बात सही है ना कि जहाँ पे नेचर जो वो एक्टिव और हम ह्यूमन बींग्स वहाँ पे थोड़ी देर
क्या बोलते हैं वो पंजाबी में बोलते हैं ना, ठंड रख पुत्र भी शांति रख, यहाँ हम बैठ जाए, थोड़ा बहुत कुदरत को अपनी तरह से वो खिलने दे, तो ये वो बात तो सही है। तो यहाँ पे टोटली जो है कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, तो वो तो यहाँ नहीं बनेगा। ओके, डिफिकल्ट टू डिफेंड, तो वो भी कहाँ से रहेगा, यहाँ अब डिफेंड करने की बात ही नहीं आई। तो इस तरह से एलिमिनेशन को पता चलेगा कि ये जो है डेफिनेशन समवॉट आइडियलिस्टिक वो ज्यादा प्रॉपर लगती है। ओके, तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। The author seems to be much concerned about the active role of man in protection of animals because he is afraid of the fact that it would lead to imbalance of the ecological system. Then option B क्या है? He is sure that it is beneficial for the mankind itself. C, he thinks that man's passiveness is not a sign of his being alive. एंड लास्ट डी है, ही इज मोर आइडियलिस्टिक। अब यहाँ बिना सोचे, पहले में हमने आइडियलिस्टिक लगाया था, यहाँ पे आइडियलिस्टिक नहीं आएगा, तो बिना सोचे वो चीज़ें नहीं करनी है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उससे हमें आंसर कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा कि ये जो आंसर है मोस्ट सूटेबल आंसर है। आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही बनेगा कि ही इज अफ्रेड ऑफ द फैक्ट दैट इट वुड लीड टू द इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। अब किस तरह से आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट लाइन बन रही है ना, द मेयर फैक्ट दैट मैन हैज प्रोटेक्ट अ सेंचुरी डज अवे विथ प्योरली पैसिव एटीट्यूड, देन ही कैन बी बेनिफिशियल एक्टिव बाय डिस्ट्रॉइंग पेस्ट एंड पैरासाइट्स। मतलब कि ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग को टोटली जो है पैसिव में ही रहना है, काफी बार आप एक्टिव रोल भी प्ले कर सकते हो। किस तरह से? तो आपको ये पेस्ट और पैरासाइट्स है उसको डिस्ट्रॉय करना है। ओके, जो एनिमल्स में क्या है, एपिडेमिक की तरह फैल सकते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत सारे रैबिट्स जो है वो मर भी जाएंगे। अब जो एनिमल्स है, कार्निवरस एनिमल जो रैबिट के ऊपर जो डिपेंड है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है, वो क्या होंगे, वो जो है वो तो बेचारे भूखे ही मर जाएंगे, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी, तो पूरी हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा, राइट। तो जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए जो है इस तरह से हमारा सही बनेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, तो ही आप आंसर समझ पाओगे। ओके, चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द अबाउट पैसेज कैन बी अ पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इन साइंटिफिक जर्नल, argument in front of the court of law, then C, a part of speech delivered to educated audience, and D, an extract of scientific report। तो यहाँ पे हम पूरा पैराग्राफ पढ़ें तो भी पता चलता है कि साइंटिफिक जर्नल के आर्टिकल की बात नहीं है। ओके, यहाँ पे कोई कोर्ट ऑफ लॉ वाली वो भी बात नहीं की है। ओके, देन एक्सट्रैक्ट ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट वो भी नहीं है। अब ये जो सारी चीजें हैं ना वो एजुकेटेड ऑडियंस के सामने वो स्पीच डिलीवर, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर टू एजुकेटेड ऑडियंस। ओके, तो ये जो है ये आप एलिमिनेट करके भी आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि साइंटिफिक जर्नल की कहीं भी बात नहीं आती, कोर्ट की कहीं भी बात नहीं आती, साइंटिफिक रिपोर्ट की भी कहीं बात नहीं आती। बट काफी बार होता है कि ह्यूमन बींग्स की जो, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए ये पॉइंट है ना, सिविलाइज मैन बिगिंस बाय डिस्ट्रॉइंग वेरी फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, सिविलाइज मैन मतलब कि एजुकेटेड पर्सन हुए ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को और उसके जो ऑप्शंस दिए उसको या तो एलिमिनेशन से या वो डीपली वो सारी चीजें समझ के यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो आंसर था दैट वाज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द ऑथर इंटेंड टू कन्वे द मैसेज दैट मैन इज क्वाइट अ क्लेवर एनिमल। बी, if the man fail to maintain the ecological balance it will harmful in long run. C, man wishes to destroy the wildlife as it is harmful for his existence. Then D, the balanced ecosystem will be decrease the importance of man in overall affair of universe। तो पूरा का पैराग्राफ आपने अच्छे से समझा हो तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी है ना वो सही बनेगा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और देखिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डायरेक्टली जो
हम ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स को पैसिव ही रहना है, काफी बार वो एक्टिव रह के भी वो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ना उसको बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो ये जो पैराग्राफ है ना उसको समझ के आपको इसको आंसर जो है आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपको मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट यस थोड़ी सी चीजें आपको इन्फर करनी पड़ेगी, ओके, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द टोन ऑफ ऑथर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज बीइंग डिस्क्रिप्टिव, ह्यूमरस, नरेटिव के सार्केस्टिक। तो यहाँ पे ह्यूमरस तो कुछ है नहीं, चीज़ों को डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं मतलब कि नरेशन भी नहीं किया, किसी कोई स्टोरी आपको नरेट की वो भी नहीं है। हाँ सार्केस्टिक कहीं ना कहीं आपको लगेगा, तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इनिशियली जो पैराग्राफ है ना, सेंचुरी में भी डिफाइन एज अ प्लेस वेयर मैन इज पैसिव और नेचर को एक्टिव होना है, ठीक है। हर जगह आप देखते हैं कि हम ही एक्टिव होते हैं, बट काफ़ी जगह हमें पैसिव रहना है, कुदरत को अपनी तरह से वो क्या खिलने देना है, ठीक है, ब्लॉसम होने देना है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही कि सब जगह हमें एक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी बार हम पैसिव रह के भी किसी का भला कर सकते हैं, ओके। तो वो जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने सार्कास्टिक वे में कही है, बट येस डेफिनेटली एक्चुअली ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है, समझने जैसा है, ओके। तो बस ये पैराग्राफ से हमारे 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेवल, कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन की शेयरिंग ऑफ इमोशंस। तो आंसर जो बनेगा क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेवल? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कम्युनिकेशन मीन्स परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कि आपकी जो बिलीफ होती है, ठीक है, मतलब जो सेंडर ने मैसेज भेजा, ठीक है, रिसीवर तक पहुंचा, ठीक है, बट उसका परसेप्शन वो मैसेज को लेके किस तरह से होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो बिलीफ होती है, देन उसका एटीट्यूड होता है, रिसीवर का एटीट्यूड, ओके, रिसीवर का एटीट्यूड होता है, देन उसका कल्चर किस टाइप का है, उस तरह से वो चीज़ों को परसेप्शन में लेगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेवल कम्युनिकेशन मीन्स परसेप्शन, ओके, जो रिसीवर का परसेप्शन होता है उसी तरह से वो चीज़ें उसके सामने रहेंगी, फाइन। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। To select media to teach a lesson to class, teacher should consider objective of lesson, age group of students, knowledge about media to be used and dash। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, मास मीडिया के इवोल्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की क्या क्या दिया है। टू सिलेक्ट मीडिया टू टीच ए लेसन टू क्लास, आपको मीडिया सिलेक्ट करना है वो सारी चीज़ों में क्या बच्चों को आपको पढ़ाना है, लेसन देना है आपको। तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव्स लगेंगे, ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, फिर बच्चे की एज ग्रुप देख के आप वो सारी चीज़ें पढ़ाओगे ना। अगर बच्चे छोटे हैं, ठीक है, तो उसको आप अलग मेथड से कंटेंट समझाओगे। अगर बच्चे बड़े हैं, मतलब कि हाई स्कूल के बच्चे, तो उसको वही चीज़ आप अलग लेवल पे समझाओगे, राइट। तो एज ग्रुप आपको देखना पड़ता है। तो एज ग्रुप होगा, देन नॉलेज अबाउट द मीडिया, मतलब आप जो टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में भी टीचर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स आ गया, स्टूडेंट किस टाइप के, एज ग्रुप किस टाइप का है वो भी आ गया, मीडिया में टीचिंग एड्स आ गई, मेथड्स भी आ गई, राइट। तो लास्ट में बचेगा क्या, तो जो बचेगा दैट विल बी इवोल्यूशन सिस्टम, ओके। देखिए टीचिंग मेथड यहाँ पे मीडिया में आ जाएगी, टीचिंग एड्स भी कहीं ना कहीं मीडिया में आ जाएंगे, मास मीडिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट पॉइंट है, ओके। तो जो फाइनली ये सब होने के बाद फाइनली टीचर क्या करेगा, तो वो सारी चीज़ों को इवेल्युएट करेगा, ओके। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ट्रैफिक सिग्नल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, इज इट मास, नॉन वर्बल, वर्बल की वन टू मैनी। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो किस टाइप के कम्युनिकेशन के मोड है, तो वो नॉन वर्बल है। इवन आपको जीसेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी प्रोफेशन का यूनिफॉर्म होता है, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है। तो अगेन यूनिफॉर्म जो है ना वो भी नॉन वर्बल है। जैसे डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहना है किसी ने, आपको, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो और किसी ने वाइट जो है कोट पहना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर ही है। आप कोर्ट रूम में जा रहे हो, जिसने जो ब्लैक कलर का कोट पहना हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो एडवोकेट ही है।
तो वहाँ पे क्या हुआ, किसी ने हमको बोला नहीं कि डॉक्टर है कि ये एडवोकेट है, बट वहाँ पे क्या हो गया, उसका जो यूनिफॉर्म है वो एक टाइप का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल गई। तो यूनिफॉर्म होता है, जब ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कस्टमर्स कमिंग टू मॉल एंड sharing some common interest and group based activities are steadily increasing. This is the example of dash group, open group, close group, peer to peer group की hierarchical group। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि उन्होंने कोई शेयरिंग सम कॉमन इंटरेस्ट एंड ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज, वहाँ पे एक्टिविटीज उन्होंने स्टार्ट कर दी। नाउ होता क्या है कि स्टेडीली इंक्रीजिंग, जो ग्रुप है वो स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब कि वो ग्रुप किस टाइप का होगा, तो ऑफकोर्स वो ओपन टाइप का होगा ना, तो ही उसमें मेंबर आ सकेंगे ना, मेंबर आएंगे तो ही ग्रुप की साइज जो होगी वो इंक्रीज होगी। क्लोज तो बिल्कुल नहीं होगा, ओके, पीयर टू पीयर भी नहीं होगा, हियरआर्किकल भी नहीं होगा। हियरआर्किकल में देख के क्या होता है कि एक ऑफिस की है, तो जैसे नीचे की कैडर का है एक ऑफिसर, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके मैनेजर, देन उसके सीईओ, एमडी, वो सारी चीजें, तो वो तो हियरआर्की में उसमें जाएगा। बट यहाँ पे तो क्या है कि जो कस्टमर है वो मॉल के बाहर आ रहा है, राइट, तो वो एक ओपन ग्रुप होगा, तभी उसमें क्या होगा कि वो ग्रुप में साइज इंक्रीज होगी। ओपन होगा तो ही सारी चीजें पॉसिबल होगी ना, अदरवाइज तो क्लोज होगा तो वो चीजें होंगी ही नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर बना, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए यहाँ पे एनिमेशन देना रह गया, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते फिर डिस्कस करते कि क्वेश्चन कहाँ पे आया था आपका। Sometimes mass media mislead society because receivers are dash heterogeneous, in large numbers, illiterate कि critical। तो यहाँ पे मास मीडिया है ना, वो क्या करता है, सोसाइटी को मिसलीड करता है, बिकॉज उसके रिसीवर किस टाइप के होंगे, तो रिसीवर जो होंगे वो हेट्रोजेनस होंगे, ओके। तो हेट्रोजेनस इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया था, कब पूछा गया था, ये 2 स्लाइड्स है। एक तो ये क्वेश्चन है आपको पूछा गया था 2020 में, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, ओके। ये 2020 में सेम क्वेश्चन आया इसी टाइप का, फिर सेम ऑप्शन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने दिखाया शायद ये 2021 का है, ओके। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आए, मतलब कि फिर से घुमा फिरा के वही बात आ रही है कि या तो क्वेश्चन जो डायरेक्टली रिपीट नहीं होते, बट उसके थोड़ा बहुत जो क्या बोले कि फ्रेमिंग चेंज कर देते, या तो ऑप्शन से क्वेश्चन डिराइव करते हैं और इस तरह से पूछते हैं, ओके। तो हियर इज द प्रूफ कि आपको कंटिन्यूअसली 3 साल देखिए, 19, 20, 21, ओके, 3 साल, 21 में तो शायद 2 क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी चीज़ें मैंने 20th की क्लास में तो डिस्कस कर ली, बट यहाँ पे एक और साल ऐड हो गया कि तीनों साल में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन ट्रिकी थे, मैंने देखे सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन है वो ट्रिकी है, बाकी तो सारे क्वेश्चन जो नॉर्मल है, जो आपकी अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसी टाइप के है, तो आराम से हो जाते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गेम विथ 2 players x and y and given n 4 number of circles drawn on a plain paper alternately, each one of x and y is supposed to join 2 different circles which were not already joined by a line. The winner is one of who joined the last available pair of circles and the game ends, okay। If x starts the game, then क्या होगा कि x जो है वो गेम जीतेगा, y गेम जीतेगा। x win whenever n, जब n का नंबर जो ऑड होगा तब x जीतेगा, कि y जीतेगा जब n का पावर जो है वो 2 होगा, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो कनेक्ट सर्कल है, क्या नंबर दिया है उन्होंने, n का 4 नंबर दिया है, ओके। तो यहाँ पे हम जो है ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि NC2 किस लिए दिया कि यहाँ पे जो सर्कल्स है वो 2 लाइन से जुड़ेंगे, ठीक है। जो सर्कल है, जो अल्टरनेट जो 4 सर्कल अगर लेंगे तो एक सर्कल है जो 2 लाइन से जुड़ेगा, तो वो जो है ये फॉर्मूला से अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव करें तो दैट विल बी n-1 डिवाइडेड बाय 2, ओके, ये होगा। नाउ
अब यहाँ पे दो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है कि एक तो कंडीशन कौन सी रहेगी, एक कंडीशन कौन सी रहेगी कि जो इफ ये जो वैल्यू है NC2 की वैल्यू इज ऑड, ओके, तो x जो है वो जीतेगा, ओके। जो ये जो है NC2 की वैल्यू जो ऑड मिलेगी ना तो x जीतेगा, ओके। और दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन हुई और यहाँ पे होगी दूसरी कंडीशन, इफ NC2 की वैल्यू, ओके, NC2 की वैल्यू जो है यहाँ पे ऑड ली तो यहाँ पे क्या रहेगी, इज इवन, तो कौन जीतेगा, तो एक ही भाई कि x है, बाकी कौन सा है तो y, तो वो फिर y जीतेगा, ओके। दो कंडीशंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए उन्होंने n इज इक्वल्स टू यहाँ पे N4 दिया है, ओके। तो सारी चीजें हम देखिए कि n है, n की वैल्यू लेते हैं, ओके। और यहाँ पे इस हिसाब से हम NC2 की वैल्यू मतलब कि वो होगा जो n-1 n-1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से हम इसकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब n की वैल्यू 4 लोगे ना, यहाँ से 4 से शुरुआत करते हैं, 4 लोगे ना तो आपको NC2 दैट इज, आप यहाँ पे ये जो है 4 नंबर, आप यहाँ पे 4 की n की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करोगे ना, n-1 बाई 2, ओके। यहाँ पे आप वैल्यू 4 पुट करोगे ना तो आपको 6 मिलेगा, ओके। अब 4 है, नाउ 5 ले लेते हैं, 5 की वैल्यू पुट करोगे, n इज इक्वल टू 4 करोगे, देन यू विल गेट हियर 10। नाउ इफ यू पुट 6 एज, इफ यू टेक 6 एज अ n और n की वैल्यू आप 6 ये जो इक्वेशन में पुट करोगे, देन यू विल गेट हियर 15, 4 5 6 देन 7, ओके। 7 करोगे देन यू व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट हियर 21, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने करके रखी इसलिए मुझे पता है, बट आपको ये चीज़ें यहाँ फॉर्मूला में रख के वो सारी चीज़ें निकालनी है, तो इस तरह से आपको आइडिया आ जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इवन वो टाइम पे आपको ये चीज़ें क्लिक करे वो भी काफ़ी बार डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज 7 हुआ, ओके। नाउ 8, इफ़ यू आर टेकिंग n8 देन यू विल गेट हियर, ये जो फॉर्मूला में आप जो वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट हियर 28 एंड लास्ट में जो है दैट इज 9, तो 9 लगाओगे तो यू विल गेट हियर 36। आई होप आपको दिख रहा हो, अदरवाइज नीचे में पेन का कलर चेंज कर लूँ, ओके। 9 है तो आपको 36 और 8 का है 28, ओके। हुआ इतना क्लियर, इतना ओके। नाउ क्या है, ऑप्शंस पे जाएं हम डायरेक्टली, इतना हमें मिल गया। अब मैं अगेन एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन क्या है, x ऑलवेज विंस। x कब जीतेगा, जब आपको वैल्यूज जो है वो ऑड मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि n की वैल्यू 4 है तो आपको तो इवन मिला, 5 मैंने जब n लिया, ओके, तो यहाँ पे मुझे 10 मिला, 6 लिया तब मुझे 15 मिला। मतलब कि x की वैल्यू मुझे एवरी कंडीशन में ऑड तो नहीं मिल रही, मतलब हमारा ऑप्शन ए है जो एलिमिनेट हो गया, ओके। नाउ सेकेंड है y ऑलवेज विंस, y जीतेगा। y कब जीतेगा कि जब ये वैल्यू हमें ऑलवेज इवन मिलेगी। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए कि आपको ऑलवेज इवन नहीं मिले, यहाँ पे इवन मिल रही है, यहाँ 10 इवन है बट 15 तो आपको ऑड मिला, 15 आपको ऑड मिला, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ओके। x विंस वेन एवर n इज ऑड, जब n की वैल्यू मैंने ऑड ली ना तब x जीतेगा, बट ये भी अगेन पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे देखिए x जो है वो ऑड है, 5 नंबर है, क्या है, ऑड है, बट यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली वो 10 मिली, और 10 जो है वो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। सॉरी, कंडीशन कौन सी थी कि जब n की वैल्यू ऑड होगी ना तब जीतेगा, बट ऑड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, n की नहीं, सॉरी, NC2 की वैल्यू ऑड मिलेगी, पर यहाँ पे तो NC2 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही, इवन मिल रही, मतलब कि हमारा थर्ड ऑप्शन बी गया, राइट। चलिए लास्ट ऑप्शन, ऑफकोर्स तीनों नहीं बने तो जो लास्ट वाला है वो बनेगा ही बनेगा। y विंस वेन एवर n इज अ पावर ऑफ 2, ओके। y जीतेगा कब, n इज अ पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 में कौन कौन सी नंबर्स आएंगे, तो जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे, पावर ऑफ 2 में ये बनेगा, ओके, इसके अलावा ये बनेगा, राइट,
ये बना, उसके आगे देखेंगे तो 69 है, देन 16 की वैल्यू पुट करो तो वो भी बनेगा। पावर ऑफ 2 जितना रहेगा ना वो सारी जो है वो कंडीशन में y जीतेगा। और यहाँ पे देखिए तो जो हमें उसका आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इवन है, यहाँ पर भी इवन है, मतलब कि जो लास्ट कंडीशन है वो हमारी फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन। ओके, इसके चलते हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है बट इस तरह से आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन अ क्लासरूम देयर आर 10 चेयर्स इन अ रो, C1 C2 C3 से C10 तक 10 चेयर्स हैं। ओके, विच आर लेबल बाय नंबर्स 1 to 10 तक उन्होंने उसको नंबर दिए, आर्बिटरी मतलब कि रैंडमली नंबर दिए हैं। ओके, बाय सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट KI is less than or equals to KJ whenever I is equals to or less than J, where K1 K2 से K10 तक जो है that are the labels given to the chairs and C1 C2 जो है वो chairs है। okay, respectively. Then which of the following is true for some I KI is equals to I, then KI is equals to I and KJ is equals to J. Third है all labels must be distinct, and last D है that is for every I KI is equals to I. तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन उन्होंने यहाँ पे दी है कि ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप जो चेयर्स को आप अरेंज कर रहे हो, आप उसको एक लाइन में, एक रो में आप उसको जमा रहे हो, तब आपको जो चेयर है C1 से लेके C10 तक उसको आपको 1 से लेके 10 तक आर्बिटरी नंबर देने, रैंडमली नंबर देने। तो हम चारों ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि फॉर सम आई KI इज इक्वल्स टू आई। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन उन्होंने दी है ना, दिस कंडीशन कि जो आई है वो जे से छोटा होगा, मतलब आई इज लेस देन जे और इक्वल्स टू। अब जब भी वो इक्वल्स टू होगा, ओके, जब भी इक्वल होगा तो इट इज पॉसिबल कि तब वो KI भी उसके जितना ही हो। ओके, तो देयर आर चांसेस, नॉट ऑलवेज बट इट सीम्स पॉसिबल कि ये जो है कंडीशन कहीं आपकी फुलफिल हो सकती है, नॉट ऑलवेज बट हाँ समटाइम्स ये चीज़ें फुलफिल हो सकती है कि फॉर सम आई KI जो होगा उसका लेबल जो होगा वो और आई दोनों सेम होगा, नंबर और जो उसका लेबलिंग होगा वो दोनों सेम होगा। ओके, नाउ कंडीशन बी ऑप्शन बी देखते हैं। देयर आर 2 I and J सच दैट KI is equals to I and KJ is equals to J। तो दोनों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक ही यहाँ पे उन्होंने दिया कि या तो उससे छोटा होगा या इक्वल होगा, तो दोनों के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। देन सी ऑल लेबल्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मतलब कि सारे के सारे लेबल्स जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो कंडीशन जो उन्होंने दी है ना उसमें इतना ही मेंशन किया, लेबल्स किस टाइप के होंगे, वो डिफरेंट होंगे, किस तरह से होंगे वो मेंशन नहीं किया। हाँ, लेबल्स वो रैंडमली होंगे, यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन कर दिया है, बट वो डिस्टिंक्ट होंगे वो हमें पता नहीं, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। तो ये भी गया। एंड फॉर एवरी आई KI इज इक्वल्स टू आई, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल। सभी आई के लिए KI होगा पॉसिबल नहीं है, सम जो आई होंगे उसके लिए KI इज इक्वल्स टू आई, दैट वुड बी पॉसिबल। तो जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देयर आर फ्लावर्स इन अ बास्केट which are to be distributed to 5 persons standing in a row। यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है, ध्यान से देखिएगा। द सेकेंड पर्सन रिसीविंग हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर गिवन टू द फर्स्ट पर्सन। ओके, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड यहाँ से होगी द थर्ड पर्सन रिसीव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लावर्स रिसीव टू द सेकेंड पर्सन, देन थर्ड कंडीशन। द फोर्थ पर्सन रिसीव्ड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लावर्स रिसीव टू द थर्ड पर्सन, एंड हमारी फोर्थ कंडीशन है द फिफ्थ पर्सन रिसीव्ड हाफ ऑफ द फ्लावर ऑफ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लावर रिसीव टू द फोर्थ पर्सन। ओके, तो यहाँ तक हमारी 4 कंडीशंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ओके, इफ द फिफ्थ पर्सन रिसीव ओनली 1 फ्लावर and there is no flower remaining in the basket, how many flowers were there in the basket। तो हमें कहाँ से क्वेश्चन आंसर जो है हमारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन के एंड से हमें आंसर की स्टार्टिंग होगी कि सपोज जो फिफ्थ पर्सन है, ओके, द फिफ्थ पर्सन
द फिफ्थ पर्सन, यहाँ पे आपको क्या दिया है, द फिफ्थ पर्सन कितना फ्लावर मिला उसको, गॉट 1 फ्लावर। ओके, कैसे मिला, तो ये जो है मतलब फ्लावर कैसे मिला नहीं, मुझे इक्वेशन कैसे मिला, तो ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से मैंने लिया, वरना आप सोचो कि मैम जो फिफ्थ पर्सन को आपको एक ही फ्लावर क्यों दिया, भाई क्वेश्चन में दिया इसलिए इसको एक ही फ्लावर दिया। नाउ कंडीशंस जो हमने यहाँ से लगाई वो देखते हैं, तो ये हमारा फिफ्थ वाला हो गया। ओके, द फिफ्थ पर्सन रिसीव्ड ओनली 1 फ्लावर। ओके, ये हो गया। नाउ इससे आगे देखते हैं ये कंडीशन, फिफ्थ पर्सन रिसीव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स टू द फोर्थ ऑफ द पर्सन। तो फोर्थ पर्सन के पास कितने होंगे, द फोर्थ पर्सन के पास कितने होंगे, इसके पास उसके हाफ है। ओके, फिफ्थ के पास हाफ है फोर्थ का, तो फोर्थ के पास ऑफकोर्स कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों मैंने 2 लिया, बिकॉज फिफ्थ वाले के पास, जो 2 वाले के पास जितने फ्लावर्स थे उससे हाफ नंबर ऑफ फ्लावर्स फिफ्थ के पास है, तो इसके पास 2 होंगे, तो उसके पास उसका हाफ, दैट मीन्स 1 होगा। फाइन। ओके, नाउ थर्ड के लिए देख लेते हैं, द थर्ड पर्सन गॉट, कौन से सारे हाफ ही मिल रहे हैं, ऐसा ही है ना। द थर्ड पर्सन रिसीव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लावर्स रिसीव्ड बाय द, नहीं ये तो सेकंड पे पहुंच गए। द फोर्थ पर्सन रिसीव्ड हाफ ऑफ द फ्लावर रिसीव्ड बाय द थर्ड पर्सन, मतलब कि थर्ड का हाफ फोर्थ को मिला है, तो थर्ड के पास कितना होगा, थर्ड के पास 4 फ्लावर्स होंगे, 4 फ्लावर्स होंगे। ओके, नाउ जो इसके बाद है दैट इज द सेकेंड पर्सन गोट, कितना, सेकेंड को कितना मिलेगा, सेकेंड को मिलेगा थर्ड से, द थर्ड पर्सन रिसीव, नहीं यहाँ से, द सेकेंड पर्सन रिसीव द नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन टू द फर्स्ट पर्सन, मतलब इससे मतलब वो जो फर्स्ट मतलब जो यहाँ पे होगा वो इसका कितना होगा, तो 8 फ्लावर्स होंगे, बिकॉज जो थर्ड वाला है उसको सेकेंड से हाफ मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हुआ इतना। देन अभी कौन सा बाकी है, द फर्स्ट पर्सन ही बाकी है हमारा। तो फर्स्ट पर्सन ऑफकोर्स जो सेकंड वाला ही चला, उसको उसका हाफ, उसको उसका हाफ, ऐसे हाफ देते चलो, तो इसका कितना होगा, ऑफकोर्स 16 फ्लावर्स ही होंगे। ओके, इतना हो गया क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द फर्स्ट पर्सन रिसीव ओनली 1 फ्लावर, देयर इज नो फ्लावर रिमेनिंग इन द बास्केट, हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर इन द बास्केट। अब बास्केट में कोई भी फ्लावर नहीं है, जितने भी फ्लावर्स थे ये 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों पर्सन के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बस अभी कितने फ्लावर्स बास्केट में पहले थे जो उनको सभी को हमने दे दिए, तो बस इनको सिर्फ बस क्या करना है, टोटली लगाना है ना, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा आराम से, राइट। फाइन, ये हुआ 20, ये हुआ 30, राइट, और ये 31, 31 हुआ। ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। डन। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बट इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया है कि, और उसको उसका हाफ, उसको उसका हाफ, वो सारे चलता है ना, तो उसमें फिर दिमाग हम क्या बोलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने जैसा क्वेश्चन है नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 24, इफ 6 men or 8 children complete one task in 24 days, how many days will be required to complete the task for 7 men and 12 children? ओके, चलिए नाउ यहाँ पे कितने हैं, 6 men है, और टास्क कितने दिनों में कंप्लीट होता है, 24 डेज में कंप्लीट होता है। तो एक जो है, एक काम करने में हमें कितना 1/24 लगेगा, और ये तो एक काम का लगा, बट एक आदमी को एक काम करना हो तो और डिवाइड बाय 1/6 कर लेंगे, बिकॉज 6 पर्सन है ना, तो इतना काम तो सभी 6 मिला के करेंगे, बट एक आदमी का काम मतलब ये तो 6 मिला के डिवाइड बाय हम 6 कर लेंगे, तो यू विल गेट हियर एक आदमी का एक दिन का काम मिल जाएगा आपको। तो 24 × 6 लगाओगे कितना मिलेगा आपको, 24 × 6 2 144 इतना मिला। ओके, सेम वे ये किसका मिला, हमें मेन का मिला। अभी यहाँ पे हम चिल्ड्रन का कर देते हैं, चिल्ड्रन का सेम वे होगा कि 1/24, तो ये तो एक काम हुआ, बट ये सभी का हुआ, ठीक है, 8 चिल्ड्रन का काम हुआ, बट हमें क्या करना है, हमें एक चाइल्ड का काम देखना है। ओके, तो 1/8 करेंगे,
डन। 1/8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, को मिलेगा यहाँ पे 192, एम आई राइट, 144 एंड 192, ये आपको दो मिल गए। डन। अब स्टेप 2 में नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे, देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क फॉर 7 men एंड 12 चिल्ड्रन। 7 men है और 12 चिल्ड्रन है, तो पहले हम men का देख लेते हैं, कितने हैं, 7 men है। ओके, 7 men को काम करने के लिए कितने होते, men का इक्वेशन में क्या था, 1/44 था, राइट। अब कितने हैं men, 7 है, तो यू विल गेट हियर 1/44, राइट, इतना हो गया। सेम वे अभी कितने बच्चे हैं, बच्चे हैं 12 चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन कितने हैं, 12 है। चिल्ड्रन का हमें क्या मिला था, 1/192, राइट। ये तो एक का मिला था, तो हमें 12 बच्चे हैं तो इंटू 12 करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इंटू 12 किया, डिवाइड बाय नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये जो काम मिल रहा था वो सभी का मिल रहा था, उसमें से मुझे एक का निकालना था, इसलिए मैंने डिवाइड बाय इंटू 1/8 किया, डिवाइड बाय 8 किया, या तो इंटू 1/8 किया, इसीलिए। बट यहाँ पे मुझे ये जो मिल गया, एक का मिल गया, अब मुझे 12 बच्चों का निकालना है, तो इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे तो यू विल गेट हियर 12/192। ओके, इतना हुआ इतना, फाइन। चलिए मैं अब इस साइड कर लूँ। ओके, अब आपको इतना मिल गया ना। उन्होंने पूछा क्या है, देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क फॉर 7 men एंड 12 चिल्ड्रन। दोनों को मिला के ये टास्क कंप्लीट करना है, दोनों को मिला के करना है। दैट मीन्स आपको 7/144 प्लस कितना है, 12/192, इतना करना है। ओके, ये आप करोगे दोनों का एडिशन और एलसीएम निकाल लोगे तो यू विल गेट हियर समथिंग अबाउट, मैंने करके रखा है आपके लिए, बिकॉज टीचर भी पहले पूरा कर लेते हैं सॉल्व, फिर ही मैं आती हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें हमारी फटाफट हो। कितना मिलेगा आपको, 1/9 मिलेगा। ओके, 1/9 मिलेगा, ये तो आपको कंप्लीट वर्क का मिलेगा, बट उसको आपको कितने डेज चाहिए। ओके, कितने डेज चाहिए, तो आपको कितने चाहिए, 9 डेज चाहिए। ओके, ये तो आपका कंप्लीट वर्क का जो है 1/9 डेज लगेगा। ओके, बट टोटल डेज देखें तो कितने लगेंगे, 9 डेज लगेंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लीजिएगा। ओके, एंड इट्स एल्टीट्यूड दैट इज हाइट इज ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस, आपको लेंथ पूछा है। ओके, हाइट दी है, ओके, ट्वाइस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। ओके, फाइन। ओके, आपको एरिया भी दिया है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सिंपल, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ओके, हाइट या एल्टीट्यूड। ओके, अब बेस जो है, ओके, बेस हम x लेके चलते हैं, बिकॉज बेस कितना है दिया नहीं। ओके, बेस तो हमें फाइंड आउट करना है, तो बेस हम x ले लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इट्स हाइट इज ट्वाइस द कोरस्पॉन्डिंग बेस। तो हाइट क्या है, हाइट उसकी 2x रहेगी, बिकॉज x मैंने बेस को x मैंने कंसिडर कर लिया है, तो हाइट उसकी 2x रहेगी। फाइन। अब आपको एरिया उन्होंने दे दिया, एरिया कितना दिया है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ओके, तो यहाँ पे जो है 128 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हुआ। ओके, अब 128 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। ओके, तो ये जो गया 64, तो 64 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू 64, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 बनेगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। डन। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर इंडिकेटिंग द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको लगाना है ग्रास, कर्ड, मिल्क, काउ और लास्ट में जो है दैट इज बटर। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, गाय माता हमारी सबसे पहले आएंगी, काउ होगा,
ओके, काऊ जो है वो काऊ क्या खाएगी, घास खाएगी, घास खाएगी, घास खाने के बाद वो हमें दूध देगी। ओके, दूध देने के बाद क्या होगा दूध से क्या मम्मी क्या बनाती है, कर्ड बनाती है, राइट। कर्ड जो बनेगी, कर्ड से क्या निकलेगा, मक्खन निकलेगा, और मक्खन आप खाओगे। फाइन। तो क्या सीक्वेंस हमारी बनी, सबसे पहले लगा था दैट वाज काउ, काउ मीन्स ये, ओके 4, यहाँ पे भी 4 है। देन उसके बाद क्या लगाया था, उसके बाद हमारा काउ ने घास खाई, दैट मीन्स 1 लगाया, दैट इज हमारा ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, राइट। चलिए, if the term HJLN is converted into ILOR, then by the same principle what could be the correct alternative for the term DFHJ? ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या, कौन से दिए, HJLN, उससे हम क्या बना रहे हैं, उससे बना हमारा ILOR। ओके, एच से क्या, एच से पहुंचे आप आई पे, तो 1 कदम चले। ओके, जे के एल, तो कितने कदम चले, 2 कदम चले, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, ऐसा ही हुआ ना। तो अभी एल ने तो बोला भाई हम 2 कदम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे कितने कदम, हम चलेंगे एल से ओ तक पहुंचने के लिए LMNO 3 कदम चले। तो यहाँ पे तब पता चल गया मैम ये जो है बंदा 4 कदम चलेगा। ओके, दैट मीन्स आपका जो फॉर्मूला मिला वो क्या, +1 +2 +3 और +4 का फॉर्मूला मिला, राइट। अब यहाँ पे आपको जो दिया है दैट इज DFHJ, डी से 1 कदम आगे, डी से क्या होगा, ई बनेगा, दैट मीन्स आपका ए गया, डी भी गया, और फिर +2 है, एफ से +2 जाओगे तो मतलब क्या मिलेगा आपको, एच मिलेगा। ओके, तो आपका यहाँ से ये भी गया, बस आगे कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे यहाँ पे ये आंसर आ गया था, अच्छा क्लिक हो गया होगा मेरा, चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो नीचे विजिबल था, बट आपको ये है कि पैटर्न पता होनी चाहिए, +1 +2 +3 +4, ये पैटर्न से आपका हो जाएगा। फाइन, चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पैरट्स हैव ग्रीन कलर, दिस स्टेटमेंट इज और एंड डैश परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन की क्या होगा, इम्प्लीकेशन। तो ये क्या है, ये है जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है कि पैरट का है कौन सा कलर है, पैरट का ग्रीन कलर है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता चल जाता है। तो ये क्या है, परसेप्शन है। ओके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो चीजें पता चलती है दैट इज आवर परसेप्शन। ओके, जो प्रत्यक्ष है। Question number 29. Which of the following is or are the valid conclusion based on the statement given below? All donkeys are hardworking. All donkeys क्या है, are hardworking. Okay. Some hardworking animals are human beings. तो अरे एक मिनट, चलिए काफी बार इसका ना पॉइंटर दिखाई नहीं देता, जस्ट सेकंड, फिर से आ गया, ये रहा। हाँ, some hardworking animals are human beings, तो some hardworking animals are human beings। ओके, अब मैंने इस तरह से इसको लिया, तो ये जो है ह्यूमन बींग्स है। ओके, और ये है एच से क्या है, हार्ड वर्किंग है। ओके, तो कंक्लूजन क्या है, 2 कंक्लूजन है। सम डोंकीज आर हार्ड वर्किंग, देखिए ऑल डोंकीज आर हार्ड वर्किंग, तो ऑल में सम ऑलवेज इंक्लूड हो जाता है, तो सभी हार्ड वर्किंग है डोंकीज, तो सम तो हार्ड वर्किंग होंगे ही होंगे। तो आपका जो ऑप्शन जो 1 है ना, कंक्लूजन 1, वो तो सही बनेगा। नाउ कंक्लूजन 2 की तरफ जाए, सम डोंकीज आर ह्यूमन बींग। अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने बहुत, ये जो है आपकी, मैंने पहले ए टाइप निकाला था, फिर मैंने सी टाइप भी निकाला कि कहीं मेरी देखने में तो मिस्टेक नहीं हो रही, क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए सम डोंकीज आर ह्यूमन बीइंग, ये जो वेन डायग्राम देखें तो इससे ये नहीं बनता, मतलब ये जो है आपका गलत आ रहा है। बट आपके आंसर की के हिसाब से देखें तो आपका जो ऑप्शन सी है ना वो सही बना है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। फिर मैंने आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर निकाला, उसके आंसर की भी डाउनलोड की, तो वहाँ पे भी देखा तो
आंसर आपका सी ही बन रहा है। ओके, फिर मैंने सोचा कि दूसरी और कोई रेफरेंस बुक्स देखते, वो देखा तो वहां पर भी देखा ना, तो जैसे मैंने सोचा था वैसे ऑप्शन ए ही सही दिखा रहा है। बट अभी हम एमएच सेट का कर रहे हैं, उनकी जो आंसर की उसी को हम जो है वो फाइनल गिनेंगे। तो उन्होंने जो डायग्राम अगर कंसीडर किया हो, आई थिंक उन्होंने ये डायग्राम कंसीडर किया होगा कि ये जो है वो डोंकी, ओके, ये डोंकी सारे हार्ड वर्किंग बन गए। ओके, और ये जो है सम हार्ड वर्किंग एनिमल्स आर ह्यूमन बींग, तो ये जो है शायद इस तरह से डायग्राम लिया होगा। ओके, तो ये जो है ह्यूमन बींग्स है, तो ये इतने जो है वो हार्ड वर्किंग है, और सम डोंकीज आर हार्ड वर्किंग नहीं, ये कंक्लूड कौन सा, ये 2, सम डोंकीज आर ह्यूमन बींग, तो ये जो है ना, ये इतने, ये जो मैंने दिखाया ना, ये जो डोंकी है वो ह्यूमन बींग में जाएंगे। तो अगर डायग्राम इस तरह का होगा ना, तो जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बिकॉज जो आपकी एमएच सेट की है आंसर की इसमें यही दिया है। ओके, इसमें अदरवाइज ये जो है इस तरह की डायग्राम आप देखोगे तो सम डोंकीज आर ह्यूमन बींग, तो इसमें तो नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो ये दोनों आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग बॉयज स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स। तो बॉयज है, स्टूडेंट्स है, गर्ल्स है, तो बस कौन सा बनेगा कि ये जो है ये स्टूडेंट्स है। ओके, गर्ल्स जो होंगी थोड़ी बहुत वो स्टूडेंट हो सकती है, बहुत सारी गर्ल्स जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो बाहर भी ये वाली होंगी। ठीक है, ये जो है वो स्टूडेंट्स होंगी, गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स है, और यहाँ पे जो बॉयज़ है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सारे बॉयज़ हो वो स्टूडेंट्स हो। काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो जिसने पढ़ाई शुरू नहीं की तो वो बाहर आएंगे, यहाँ पे होंगे, या तो जिनकी बच्चों की पढ़ाई हो गई हो तो वो भी यहाँ आउटर सर्कल में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, मतलब ऑप्शन जो है हमारा ए है वो सही बनेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। का डीआई से क्वेश्चन बना है, अ रिपोर्ट रिगार्डिंग सर्टेन एग्जामिनेशन गिवन बिलो। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड 1000, टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट 550, total number of candidate passed 700, the number of successful male candidate will be lie between the limit dash and dash। ठीक है, आपको लिमिट्स देखनी है, तो सबसे पहले तो लिमिट देखने के लिए कौन सी लिमिट में रहेंगे, हमें वो कितने होंगे वो तो हमें निकालने पड़ेंगे। ओके, तो परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट देख लेते हैं पहले। तो परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट, ओके, परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट देख लेते हैं कितने हैं परसेंटेज। चलिए 700 बच्चे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास कितने हैं 700, टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे हैं वो है 1000। राइट, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करेंगे तो कितने बनेंगे 70% बनेंगे। ओके, ये हमें 1 मिल गया। फाइन, अब हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल मेल कैंडिडेट, मतलब कि कितने मेल कैंडिडेट होंगे वो सक्सेसफुल, मतलब कि पास हुए होंगे। राइट, तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल मेल कैंडिडेट। ओके फाइन, कितने हैं 70% होंगे ना, बिकॉज देखिए ये है वो पास परसेंटेज हमें 70% मिले। अब 70% में से कितने हमें मेल कैंडिडेट कितने हैं, 550 के 70% कितने होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे ना। 70% ऑफ 550, बिकॉज बाकी तो फीमेल कैंडिडेट है। ओके, तो 70% ऑफ 550 दैट विल बी 70 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 100। ये गया, ये गया, ये गया। ओके, तो ये करोगे आप मल्टीप्लाई, यू विल गेट हियर समवेयर अराउंड 385 मिलेगा। दैट इज आप कौन सी लिमिट में रहोगे, तो आप ये वाली लिमिट में लाई करोगे 250 से 550 के बीच में, बिकॉज आपका आंसर जो है वो 385 है। ओके, तो ऑप्शन जो बना दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। फाइन, चलिए नाउ आपको 32 और 33 है जो आपको ये टेबल से आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन स्टेट डी। ओके, स्टेट डी की बात की है, मतलब कि ये डेटा हमें चाहिए होगा। राइट,
अब नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं स्टेट डी में, तो लिख लेते हैं स्टेट डी में नंबर ऑफ एम्प्लॉई लिख रही हूँ, सभी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो 40,000 है, ओके। नाउ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स डेट टू फीमेल एम्प्लॉयज़, रेशियो दिया है, फर्स्ट है जो मेल है, यहाँ पे है वो क्या है, वो फीमेल है, ओके। तो अभी हमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, मेल एम्प्लॉयज़ पूछा है, ओके। तो मेल एम्प्लॉयज़ पूछा है, तो दैट मीन्स मेल एम्प्लॉयज़ दैट इज, ओके, 14:6 है, देखिए 14:6 है, तो वी कैन राइट हियर 7:3, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ओके। तो मैं मेल एम्प्लॉय, ये जो फर्स्ट है वो क्या है, वो मेल है, ये जो है वो फीमेल है, ओके। तो मेल एम्प्लॉयज़ का रेशियो पूछा है, मेल का मतलब कि 7 होगा, 7 डिवाइड बाय 7 प्लस 3 मतलब कि 10 होगा नीचे, ओके, इंटू 40,000, राइट। तो बस सेम है, 7 4 28 हुआ ना, 28, 1 2 3 0 लगे, 28,000 है, यस है, हो गया हमारा, फाइन, ओके। अगर अब 2 से डिवाइड नहीं करो तो ये आपका क्या होगा, 14 डिवाइड बाई, यहाँ पे मैंने 7 डिवाइड बाई 10 लिया, आपका क्या आएगा 14 डिवाइड बाई 20, तो फिर आपको यहाँ से वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा, सेम ही प्रोसेस रहेगी, ओके। तो आपका जो आंसर बना है दैट इज 28,000, फाइन। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए मैथ्स के आप ऑब्जर्व करना, मैथ्स डीआई मिला के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, इवन जीसेट के भी हमने क्वेश्चंस देखे तो वहाँ भी मैथ्स का क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं वो लोग, तो मैथ्स आप छोड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल एम्प्लॉयज इन स्टेट बी, स्टेट बी का हमें पूछा है, ये ओके, क्या पूछा है, पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल एम्प्लॉयज, पोस्ट ग्रेजुएट ये रहे, ओके, और फीमेल एम्प्लॉय हमें यहाँ से मिल जाएंगे, रेशियो से मिलेंगे, ओके। पोस्ट ग्रेजुएट इन बी दैट इज कितने हैं, परसेंटेज में दिए 50% है, ओके। पोस्ट ग्रेजुएट है बी में 50% है, जो फीमेल का देखे रेशियो तो 7 डिवाइडेड बाय 15 होगा, यहाँ से मैंने रेशियो निकाल लिया, ओके। 7 डिवाइड बाय 15 होगा, और है कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं 30,000, तो 7 डिवाइड बाय 15 इंटू 30,000 कर लो आप, 2 1 2 3 हो गया, और कितना बना हमारा 14,000 हुआ, राइट, सही हो रहा है ना, ओके। अब यहाँ पे है क्या कि परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट अमंग द टोटल एम्प्लॉयज, पोस्ट ग्रेजुएट है कितने 50% है, और हमें यहाँ पे जितने मिले उसके 50% निकालने पड़ेंगे, 14,000 मिले उसके हम 15% निकालेंगे, तो यू विल गेट हियर कितने 7,000, ओके। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ओके, क्लियर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वेन डायग्राम है आपका। चलिए 34 में आपको क्या क्या दिया, ए बी सी डी ई दिया है, सारे परसेंटेज में दिए। इफ द कॉस्ट ऑफ पेपर इज ₹16,000 देन फाइंड द अमाउंट ऑफ अदर चार्जेस, अदर चार्जेस मतलब कि एक है ई का कॉलम जो अदर चार्जेस है, अदर मतलब सारे बाकी के सी डी सभी नहीं काउंट करने, सिर्फ अदर चार्जेस करके ई जो आपको दिया है एक्स वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए कॉस्ट ऑफ पेपर मतलब कि कॉस्ट ऑफ पेपर क्या है, कॉस्ट ऑफ पेपर है आपका बी, बी मतलब आपका ये है, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, ए का कितना है, ए का है, अब यहाँ पे पहले मुझे एक्स कितना है वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, तो ये जो है ये 35 सारे परसेंटेज है, तो मतलब कि इनका टोटल 100 होना चाहिए, राइट। अब 35 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20 मतलब सभी मिला के आप चलो ना तो आपके कितने होंगे 90 हो जाएंगे, राइट। 20 प्लस 20 40, और ये हुए हमारे 35 प्लस 15 मतलब कि 50 हुए,
तो ये टोटल 90 हो गए। अब 90 हो गए तो ये जो हमारा x होगा कितना होगा, 10 होगा, 10% होगा, राइट। ओके, अब कॉस्ट ऑफ पेपर कितना दिया है आपको, 16,000 दिया है। अगर 20% में से आपको 16,000 दिया है तो ये 10% है तो कितना होगा, सिंपल है 8,000, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपका x कितना है, जो x की वैल्यू पता चल जाएगी, x है तो 10% है तो आपको आराम से आंसर हो जाएगा। ये 20 है तो यहाँ पे ये 10 है, दैट मीन्स उसका हाफ हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए नाउ 35 क्वेश्चन देखते हैं। The tax deduced at source is 10% of royalty amount, then amount tax paid is dash. Okay, थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल, मतलब टफ क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने देखे 19 में जो क्वेश्चन थे थोड़े बहुत जो ट्रिकी टाइप के थे, कि थोड़ा बहुत अज्यूम करना पड़ा, अदरवाइज बिकॉज ये क्वेश्चन के लिए मैं भी मतलब काफ़ी टाइम तक मैं भी कितनी कैलकुलेशन की, बट कहीं कुछ जम ही नहीं रहा था। बट फिर मैंने आपकी आंसर की से निकाला। ये आप बोलोगे कि मैं ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना आंसर की से किस तरह से, मतलब हमें आंसर की अब पता है बट आपके एग्जामिनेशन में तो पता नहीं होगा कि मैं कौन सा आंसर सही होगा। तो यस, इसीलिए ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। मैंने इस तरह से सॉल्व किया। इनकेस आपके पास कोई और ट्रिक हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से और आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि और सारे बच्चे उसको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू मैंने अज्यूम कर ली। टोटल रेवेन्यू जो है कितनी अज्यूम कर ली, ₹80,000 मैंने अज्यूम कर लिए। ओके, बिकॉज दी नहीं है आपको। ओके, जो रेवेन्यू मैंने अज्यूम कर ली, तो रेवेन्यू का यहाँ पे देखिए, द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10% ऑफ रॉयल्टी, देन द अमाउंट टैक्स पेड इज डैश। रॉयल्टी का कितना है, रॉयल्टी मतलब कि सी का कितना है, 15% है। तो जो आपका 15% है वो किसके हिसाब से होगा, तो आपकी जो टोटल रेवेन्यू है उसका 15% होगा। तो 80,000 का आप 15% लगा लो, कितना बनेगा, 15 सो 120 और 120 और 20 लगा लो, राइट। तो वो बनेगा 12,000। ओके, 80,000 का 15% मतलब का 12,000 हो गया, 12,000 रुपीज हो गया, फाइन। ना उन्होंने क्या किया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10% ऑफ द रॉयल्टी। तो मतलब अब क्या हुआ कि जो टैक्स है 10% उन्होंने डिड्यूस कर दिया। तो 10% किसके ऊपर डिड्यूस किया, तो ये जो 12,000 मिला ना उसके ऊपर उन्होंने 10% जो है वो डिडक्ट किया, कम किया। ओके, तो इसका 10% ले ले तो कितना बनेगा आपका, 1200 बनेगा। ओके, तो आपका कितना बनेगा, 1200 रुपीज बनेगा। ओके, तो जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसके अलावा और कोई भी मेथड हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी आइडिया है। ओके, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ से बस मैथ्स की समाप्ति की घोषणा होती है कि बस यहाँ से मैथ्स खत्म हो गया, बाकी फटाफट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ्स होता है थोड़ा लेंदी होता है, टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, 1 घंटे में इतना समय निकालना मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, which of the following is the correct full form of IPTV, International and Political Television, Internet Television Proliferation, then Interprovincial Television की लास्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Question number 37, the world's first computer ENIAC was developed in the year 1945, 40, 1955 कि 1960। तो आंसर बनेगा दैट इज 1945 में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था। ओके, किस टाइप का लगता है, इतना बड़ा। अभी तो जितने हो इतने कंप्यूटर हो ना, लैपटॉप, तो भी आपको बड़े लगते हैं, तो जितना हो सके उतना हमें कॉम्पैक्ट चाहिए। बट ये देखिए जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, कितना एक पूरा रूम उन्होंने ऑक्यूपाई कर ले, इतना बड़ा कंप्यूटर की साइज होती थी। अब तो हमें पाम में चाहिए, हमारा पाम टॉप चाहिए, लैपटॉप भी छोड़ो अब तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विच कम्युनिकेशन सर्विस हैज बीन रिसेंटली क्लोज्ड इन इंडिया, पोस्टल सर्विस, लैंडलाइन, टेलीग्राम की फैक्स। तो आंसर क्या बनेगा, जो ओल्डेस्ट सर्विस इसको कहा जाता है उसको बंद कर दिया गया, दैट इज टेलीग्राम। टेलीग्राम जो था एक समय था कि चलो घर पे किसी की डेथ हो गई, हाँ जब क्या बोले कि
मोबाइल तो था ही नहीं, फ़ोन भी ऐसा था कि किसी किसी के ही घर में हो, बाकी सभी के घर में फ़ोन भी नहीं थे। तब ये था किसी की डेथ हो गई और फटाफट आपको मैसेज, बहुत मतलब दूर किसी को भेजना है तो आप कैसे भेजोगे, ओके। तो टेलीग्राम से इतना मतलब शॉर्ट में मैसेज होता था, बट हाँ किसी के यहाँ कोई एक्सपेक्टेड होता है, किसी का बच्चा आया तो वो सारी चीज़ें ना अब 2 या 3 लाइन में वो सारी जो मैसेज जो आप भेज सकते, तो इसके लिए टेलीग्राम की सर्विस बहुत ही अच्छी थी। ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन इन जो मेथड बोले ना कम्युनिकेशन की, वो देश में थी, उसको बंद कर दिया। बिकॉज क्या है कि अभी तो सबके पास मोबाइल आ गए, टेलीफोन तो छोड़ो, अब तो मोबाइल का भी ज़माना आ गया, मोबाइल आ गए, वो सारी चीज़ें विद इन अ सेकेंड वो कॉन्टेक्ट में होते हैं, राइट। तो फिर अभी इसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो ये जो सर्विस है वो पोस्टल इंडिया ने बंद कर दी, ओके। तो आंसर बना दैट इज ऑप्शन सी। चलिए 39 क्वेश्चन, इसको भी चलो एनिमेशन देना रह गया, बट कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तब आप देखिए कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ओके। फॉर रिक्रूटमेंट एज अ स्कूल टीचर इन महाराष्ट्र, वन मोस्ट एनरोल हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन वेब पोर्टल कॉल्ड सरल महाजॉब्स ई सेवा की पवित्र। तो आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, पवित्र इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो था ना वो स्टूडेंट के लिए पूछा था। स्टूडेंट के लिए कौन सा पोर्टल है, स्टूडेंट के लिए सरल पोर्टल है, ओके। तभी भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया था, ओके। या कि मैं ये बोलूँ कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, तब जो है तब बच्चों को मिल गया था कि चलो अभी इस बार यहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट देर आर चांसेस कि आपको ये सरल से क्वेश्चन आ जाए। टीचर के लिए तो पूछ लिया, अब स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया दैट इज इन 2020 आपको सरल से क्वेश्चन आ गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ भी देखिए रिपीट है कुछ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, एनडीएल से रिलेटेड है। नहीं, ये रिपीट नहीं है, मैं वही देख रही हूँ, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी है, ओके। यहाँ पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, चलिए कोई बात नहीं, ओके। ए ऑप्शन देखते हैं, अब प्रोजेक्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। बी, इट इज अ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विथ सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी। C, it is a friendly to differently able learners. D, it is being developed by Indian Institute of Technology, खड़गपुर। तो क्या सही नहीं है ये पूछा है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के हिसाब से अगर देखें इट इज़ अ प्रोजेक्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बात सही नहीं है। बाकी के सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके सही बनते हैं, ओके फाइन। तो हमारा जो आंसर बना दैट इज ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों जो स्टेटमेंट आप इसके हिसाब से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के हिसाब से आप याद कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग, आपको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से क्वेश्चन आया, यहाँ पे नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी से वो क्वेश्चन आया। इसके अलावा देखें तो शोध गंगा से क्वेश्चन आया है, शोध सिंधु से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना आपको याद कर लेनी है। शोध गंगोत्री से क्वेश्चन शायद आया नहीं, बट ये जब 2 क्वेश्चन थे ना तब मैंने आपको शोध गंगोत्री क्या होता है ना वो भी मैंने समझाया है, ओके। तो ये सारे एक ही जोनरा के क्वेश्चन है, चाहे आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ले लीजिए, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी ले लीजिए, शोध गंगा, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, वो सारी एक ही केवल एक ही जोनरा से क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट होते रहते हैं, तो सारी चीजें देख लीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कन्वेंशन ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज बेसल कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल, रामसार की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, ओके। तो आंसर क्या बनेगा, मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उसके लिए जो कन्वेंशन जो बनाया गया था दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके। तो बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 46, यूनिट यूज्ड इन मेजरिंग नॉइस लेवल। नॉइस लेवल को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है, जूल होता है, देन ppm होता है, बिट होता है कि डेसिबल होता है। तो आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन डी, डेसिबल होगा, ओके। अब इसी के रिलेटेड देखिए यहाँ पे आपको 21 में क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको डेसिबल दिया हुआ है, ओके। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल्स भी समझाए हैं कि मतलब कि जो पॉइंट है वही कि यहाँ पे जो आपको जो
टॉपिक जो जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया ना, उसी जो कॉन्सेप्ट है उससे वही क्वेश्चन नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपके पेपर 1 में जहाँ जहाँ पूछे गए वो सारे कॉन्सेप्ट आपके थरो होने चाहिए, वहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन वाज अ पार्ट ऑफ डैश मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, रिवर एक्शन प्लान, स्वच्छ भारत अभियान की नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन डी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। उसमें क्या क्या 8 जो है क्या क्या पॉइंट्स आते हैं तो वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको NAPCC फुल फॉर्म इसका ये है, वो भी ध्यान रखिएगा। कब ये उन्होंने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में लॉन्च किया, ठीक है। और उसके 8 अलग अलग मिशंस हैं, तो वो आपको याद रखने, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये 8 पता होते हैं तो ही आप इसमें से वो निकाल पाते, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन किसमें है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी, MS सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज एस्टैब्लिश टू डेवलप कोऑपरेशन इन डेवलपिंग सोलर एनर्जी वॉज प्रपोज्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, अफ्रीकन यूनियन की यूरोपियन यूनियन। तो जो इंडियन सोलर अलायंस था, ओके, वो ऑफकोर्स हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, 2015 में लॉन्च किया था, राइट। ये सारी चीज़ें जब पूछी गई थी, ये आपका ये 2019 का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, 20 में भी जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको तब भी समझाई थी, फाइन। उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, गुड़गांव में है, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स थ्रू फूड चेन रिजल्ट इनटू अक्यूमुलेशन, देन एक्सक्रीशन, बायोमैग्निफिकेशन के एलिमिनेशन। तो क्या होगा आंसर, बायोमैग्निफिकेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। किस तरह से होता है, तो यहाँ से देखिए कि बहुत सारे कॉन्टामिनेंट्स होते हैं जो हैवी मेटल्स होते हैं, जो मतलब पानी में वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जैसे कि आप मर्क्यूरी ले सकते हैं, DDT के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो जो है पहले इनिशियल स्टेज पे कितने है, देखो कितने कम है, ओके, इतने पार्ट्स पर मिनट है, ओके। अब यहाँ से ये जो है, ओके, ये वाटर ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इन्होंने कंज्यूम किया, मतलब यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ गया। अब नाउ यहाँ से ये जो है इसको फिश कंज्यूम करेगी, तो मतलब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 हो गया। अगेन जो स्मॉल फिश है, ठीक है, इसको कौन कंज्यूम करेगा, जो लार्ज फिश है इसको कंज्यूम करेगी। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 था, यहाँ से क्या हुआ 2 हो गया, 2 से यहाँ पे गया तो 25 हो गया। मतलब क्या हुआ, मैग्नीफाई हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। टेक्निकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन वाज गिवन इन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्री वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आंसर जो बनेगा दैट इज बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द बी नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू UGC लिस्ट published the state with the most universities is dash। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में यूनिवर्सिटी है, ओके। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तब भी आंसर राजस्थान था, इवन मैंने अभी भी एक बार चेक कर लिया आपको यहाँ पे फाइनल आंसर देने के लिए। तो अभी का देखिए कि 2024 का डेटा होगा, तो उसमें राजस्थान ही दिया हुआ है। अब जून में आपके एग्जाम है, अगेन डेटा अगर रिवाइज हो जाए तो एक बार UGC की जो वेबसाइट है वहाँ पे देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ है कौन से स्टेट में है। बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो रिसेंट या तो करंट इन्फॉर्मेशन है ना, उसी पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो हम जो 2019 का व्हाटएवर जो भी आंसर हो, बट हमें करंट सिचुएशन में आंसर क्या होगा वही हमें देखना है। इस बार का अभी का देखें तो राजस्थान इज द करेक्ट वन, बिकॉज राजस्थान में मोस्ट यूनिवर्सिटी है, 85 यूनिवर्सिटी इन टोटल। राजस्थान इज ऑलमोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी विथ 52 यूनिवर्सिटीज। तो मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी मिला के देखें टोटल उनका 85 का नंबर बन रहा है। फिर भी एग्जामिनेशन देने जाओ तब कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कितनी डीम यूनिवर्सिटी, कितनी गवर्नमेंट, मतलब क्या बोले कि वो यस फेक यूनिवर्सिटी कितनी है, वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ें है ना, एक बार देख लीजिएगा। सभी चीज़ें UGC की वेबसाइट पे रहती है, ओके। स्टेट यूनिवर्सिटी है, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फेक यूनिवर्सिटी, सारा इसका सारा लिस्ट है ना, वो वहाँ पे होगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 48। फॉर क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MOOC कोर्सेज द डिफरेंट डिसिप्लिन्स
MHRD हैज नोटिफाइड डैश इज वन ऑफ द 8 नेशनल कोऑर्डिनेटर। नीचे जो आपको 4 नंबर्स दिए, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें कौन सा जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर है मूक्स का, वो आपको पूछा है। मुंबई विद्यापीठ, यूजीसी, YCMOU की IIT मुंबई। तो आपका आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन बी, यूजीसी इज द करेक्ट। इसके अलावा देखें तो पहले 8 कोऑर्डिनेटर्स थे, अब 9 हो गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेटर है, एक जो है स्लाइड मैंने पहले भी डिस्कस की थी, ये एक बार देख लीजिएगा। ओके, याद कर लीजिएगा किसके साथ क्या है। जैसे यूजीसी है तो नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन के साथ है, CEC है तो अंडर ग्रेजुएट के साथ है, NCERT है तो स्कूल का होगा। इस तरह से ये सारी चीज़ें एक बार आपको देख लेनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी आर डैश इन नेचर, अफिलिएटिंग, डीम्ड, सेल्फ फाइनेंस की प्राइवेट। तो कोई किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी हो, इट शुड बी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, तो होनी ही चाहिए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या होगा कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। डीम यूनिवर्सिटी है या सेल्फ फाइनेंस जो भी है, बट वो अफिलिएट तो होनी ही चाहिए ना, अदरवाइज तो नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अरेंज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज फॉर प्रिंसिपल, HRD मिनिस्ट्री, यूजीसी, न्यूपा के NCTE। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन सी, न्यूपा इज द करेक्ट वन। ओके, इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन पेपर्स जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। कि कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका फीडबैक हो, आपके कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट आउट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।